Hello, everybody. Welcome to this bullet revision series for CA Final Direct Taxes and International Taxation. आज हम ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं जो कि है पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस। देखो, पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस में ना हर जगह कोई ना कोई पेनल्टी दे रखी है, लगभग हर जगह कोई ना कोई पेनल्टी है। ये ना उन सारी की सारी पेनल्टीज का कंपाइलेशन है। आपको जब भी मैं चैप्टर में पेनल्टी बोलता हूँ ना, कई बार आपके दिमाग में ना रिलक्टेंसी आती है कि उस टाइम पे याद नहीं करते, इसलिए पूरा कंपाइलेशन यहाँ दे रखा है। इस कंपाइलेशन में ना आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार अगर आपने याद कर लिया ना, ये पूरी तरह से श्योर शॉर्ट तरीके से आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ बस बैठ बने रहो, आराम से हो जाएगा, ये भी बड़े आराम से हो जाएगा। क्या बात करता है पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, वैसे सेक्शन 271 और 270 के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ एक्टिव बने रहना। पेनल्टीज मुझे याद भी करवानी है ना, तो पेनल्टी एक बार याद आपको अभी हो जाएगी, तो आपको फिर कभी भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। मेरे साथ बस एक्टिवली बने रहना। सेक्शन 271 में ना ए से लेके के तक की पेनल्टी लगती है। 271 में ए से लेके के तक की पेनल्टी लगती है, और 270 में ए सिर्फ और सिर्फ ए की पेनल्टी, 271 270 ए की। ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग में भी कुछ पेनल्टी छोड़ के आए थे, वो सब यहाँ कवर हो जाएंगी। आप बस साथ में बने रहना, सुनना क्या कहते हैं। ए से लेके के तक में सर 6 कैटेगरीज में मैंने बांटा हुआ पेनल्टीज को। तो अकाउंट्स एंड बुक्स का ऑडिट से रिलेटेड पेनल्टी, एक सर बदमाशी चोरबंदी धोखेबाजी की पेनल्टी, एक कैश लोन्स एंड एडवांसेस की पेनल्टी, कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग की, कुछ एसएफटीज की, कुछ अदर्स की पेनल्टी है। और 270 ए में बात करता है मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी। सबसे पहले पार्ट में चालू करते हैं। सर अकाउंट्स एंड बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, ऑडिट नहीं करवाया। मैंने स्क्रीन छुपा दी, ठीक है, छुपा नहीं सकता है, स्क्रीन छुपा दी मेरे साथ। अगर बुक्स नहीं मेंटेन की, कितनी पेनल्टी लगती थी? पीजीपी में पढ़ के आए सर, 25,000 की पेनल्टी लगती थी। बुक्स मेंटेन नहीं करते थे, 25,000 की पेनल्टी लगती थी, और ऑडिट नहीं करवाते थे, कितने की लगती थी? याद करो यार, ऑफिस में तुम रोज डांट खाते थे सर से, सर 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है, या फिर 0.5% जो विच एवर इज लोअर की पेनल्टी लगती है। 0.5% ऑफ द टर्नओवर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपए सर पेनल्टी लगती थी आपके ऊपर। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने की पेनल्टी 25,000, और सर ऑडिट नहीं करवाने की पेनल्टी 1.5 लाख रुपए, या फिर 0.5% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर। तो 71 ए क्या कहते हैं? अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए। ए फॉर अकाउंट्स, ए फॉर अकाउंट्स, ए फॉर एप्पल होता है, यहाँ हम ए फॉर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ए फॉर अकाउंट्स होता है अकाउंट्स आपने नहीं बुक्स नहीं मेंटेन की ना, 44 डबल ए के अकॉर्डिंग 25,000 की पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन अगर सर आपने बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया ना, अगर आपने बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया ना सर, उस केस में सर ऑडिट नहीं करवाने की पेनल्टी लगाई जाएगी 44 एबी वाली, 0.5% ऑफ द सेल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपए। सर इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? बड़े बड़ी बड़ी अच्छी चीज बोलने वालों, क्या ध्यान देना पड़ेगा? कहते हैं अगर अकाउंट्स की पेनल्टी लग गई ना आपके ऊपर, तो ऑडिट की नहीं लगने वाली। क्यों सर, क्यों नहीं लगने वाली? सोचो ना यार, अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किए तो ऑडिट कैसे करवाऊंगा? अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किए तो ऑडिट कैसे करवाऊंगा? समझ पा रहे हो? अगर मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, गाड़ी नहीं ओन करने की पेनल्टी मेरे ऊपर लग गई, तो हेलमेट नहीं पहनने की पेनल्टी थोड़ी लगने वाली है मेरे ऊपर। अगर गाड़ी नहीं ओन करने की पेनल्टी मेरे ऊपर लग गई, तो हेलमेट नहीं पहनने की पेनल्टी मेरे ऊपर थोड़ी लगने वाली है। बहुत फालतू सा एग्जांपल है, लेकिन कह दिया कि अगर सर बुक्स की आपके ऊपर पेनल्टी लग गई ना 25,000 रुपए की, तो आपके ऊपर सर ऑडिट की पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगने वाली। ये पॉइंट ऐसा केस लॉ में निकला है। सर पेनल्टी कौन कौन लेवी कर सकता है? सर एओ कर सकता है, सीआईटी अपील, ज्वाइंट कमिश्नर अपील, कोई भी आपके ऊपर लेवी करवा सकता है। इसके साथ हमारी अकाउंट्स और ऑडिट वाली पेनल्टी हो गई। क्यों नहीं देख रहा? मेरे साथ बोलो एक बार। 25,000 रुपए इनकेस बुक्स मेंटेन नहीं की 271 ए में, और 0.5% ऑफ द टर्नओवर सब्जेक्ट मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए 271 बी में हमने बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया। अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया 271 ए में, बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया 271 बी में। क्या आपको पेनल्टी याद हो गई क्या? सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? आपने बदमाशी की, आपने चोरपंथी किया, धोखेबाजी की। ठीक है, मेरे बनाए हुए शब्द है। 271 डबल ए बी, डबल ए बी क्या बोलता है सर? डबल ए बी, डबल ए बी बोलता है सर अगर आपने ना बदमाशी की, सर्च के टाइम पे ना सर आपकी कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिली है, अगर आपके यहाँ सर्च हुई और सर्च के टाइम पे ना आपकी कुछ अनडिस्क्लोज इनकम मिली, सर मिलती है ना, सर्च होती है इसलिए कि अनडिस्क्लोज इनकम मिले। सर उसमें ना आपने बदमाशी करके उसको छुपा रखा था ना, सरकार कहती है 30 या 60% आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे।
30 या 60% पेनल्टी लगा देंगे ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम। सर अनडिस्क्लोज इनकम कैसे में निकालते हैं, नीचे दे रखा है, 1 मिनट उस पर फोकस करते हैं, रुकना। सर कहते हैं अगर एसएससी ने ना एडमिट कर दिया कि अरे वो सरकार सुनो ना, ये मेरी अनडिस्क्लोज इनकम है, प्लस सर मैंने बता दिया कि मैंने कैसे कमाया, मैंने हफ्ता वसूली की थी, मैंने बता दिया सर, मैंने उसके ऊपर टैक्सेस भर दिए, प्लस सर जितना इंटरेस्ट था मैंने वो भी भर दिया, प्लस सर मैंने रिटर्न फर्निश कर दिया 148 का। इस केस में चारों केसेस को अगर मैंने कंप्लाई कर दिया तो सरकार कहती है सिर्फ 30% पेनल्टी लेंगे, अगर चारों में से कोई भी एक चीज तुमने कंप्लाई नहीं की तो सीधे सीधे 60% पेनल्टी ले लेंगे। मैंने क्या बोला, सर्च के टाइम पे जो भी मेरी अनडिस्क्लोज इनकम मिली है ना, सर्च के टाइम पे जो भी अनडिस्क्लोज इनकम मिली है ना, उस पे मेरे से पेनल्टी ली जा रही है। कितनी पेनल्टी, कहता 30%, 60%, 30%, 60%। 30% कब लेंगे, जब सर्च के दौरान आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मिली, आपने माना कि आपकी इनकम है, आपने सोर्स प्रूफ किया, आपने टैक्स भर दिया, आपने इंटरेस्ट भर दिया, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद उस पर 30% पेनल्टी लगाएंगे, नहीं तो 60% लगा देंगे। सर मैंने बदमाशी की थी तब, मैंने चुरा रखी थी अपनी इनकम, अब सर मैं उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। दिस इज वॉट वी कॉल 271 डबल ए बी की पेनल्टी। 271 डबल ए बी की पेनल्टी, यानी मैंने बदमाशी कर रखी थी सर्च के टाइम पे। अगला कहता है ना 271 डबल ए सी की पेनल्टी, सी यानी मैंने चोरपंथी किया। चोरपंथी क्या होती है सर, हमने कल परसों में ही एक चोरपंथी पढ़ी थी। सर मैंने क्या किया था, मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित कर दिया था। सरकार पूछती है ये रोहित कौन है, रोहित ने पैसे क्यों दिए तुमको, मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं। सरकार ने पूछा रोहित से, रोहित किस चीज के पैसे दिए हैं, सर रोहित ने बोला मैंने तो दिए ही नहीं, मैंने तो दिए ही नहीं। तो यानी जबरदस्ती जो कैश क्रेडिट हो गया, जबरदस्ती मैंने एसेट खर्चा क्रिएट कर दिया, एसेट क्रिएट कर दिया, या फिर सर जबरदस्ती कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया सर जिसका कोई बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है। मैंने कोई एक्सपेंडिचर कर दिया जिसके पास कोई, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे एक्सपेंडिचर करने के, मैंने जबरदस्ती कैश में खर्चा कर दिया। सर हुंडी पे मैंने बोरो कर लिया सर, सेक्शन 69 68 से लेकर 69 डी का सर कैश क्रेडिट वाली इनकम। 271 डबल ए सी में सर कैश क्रेडिट में चोरपंथी से आपको याद रखनी है सर 10% लगाई जाएगी जो भी आपके ऊपर टैक्स लगता है। सर अगर मैंने आपको याद दिलाया, सर याद आ रहा हो आपको, मैंने बोला 60 प्लस 25% प्लस 4% तो टैक्स लगता ही था। इस टैक्स के ऊपर ना 10% की पेनल्टी मैंने वहां पे पढ़ाई हुई थी, यहाँ वापस रिपीट करूं 271 डबल एसी में आपके ऊपर 10% ऑफ दी टैक्स पेनल्टी लगा दी जाएगी। कुछ याद आ रहा है कि पूरी तरह से गया, क्या रिलेट कर पा रहे हो चीजों को कि पूरी तरह से गया। ठीक है सर, कैश क्रेडिट वाले में इतनी पेनल्टी लग जाएगी सर, लेकिन ना दो चीजों में पेनल्टी नहीं लगेगी। सर अगर मैंने ना रिटर्न में इनकम ऑफर कर दी, सर मुझे लग रहा था कैश क्रेडिट मैंने कर रखा है, रिटर्न में ऑफर कर देता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया है सर, मैंने रिटर्न में इनकम ऑफर कर दी, टैक्स भर दिया, सर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सरकार कहता है एक और केस में पेनल्टी नहीं लगेगी, जब सर आपके ऊपर ना सर मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग का चार्ज लगा दिया गया और सर उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो सेक्शन 270 अपने को आगे पढ़ना है, अगर आपकी इनकम को सर मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग में ट्रीट कर दिया गया ना, तब आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, अदरवाइज आपके ऊपर 10% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लगा दी जाएगी। 271 ए ए डी में आपने धोखेबाजी की, धोखेबाजी मतलब क्या होता है सर, आपने फॉल्स एंट्री की है, ओमिशन किया है सर, उसके अलावा आपने कंप्यूटेशन के टाइम पे ना जबरदस्ती इनकम घटा दी, जबरदस्ती आपने गलत एक्सपेंसेस डाल दिए सर, उस केस में क्या करेंगे, जितना आपने फॉल्स एंट्री कर रखी थी ना, उसका 100% आपसे पेनल्टी ले लेगी। नोट नंबर 2 पे 1 मिनट आओ। सर फॉल्स एंट्री मतलब क्या होता है सर, आपने फोर्स फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स या गलत डॉक्यूमेंट्स फर्निश कर दी, जैसे पार्टनरशिप डीड फर्निश करनी चाहिए फर्स्ट रिटर्न के साथ, आपने गलत डीड फर्निश कर दी। सर आपने इनवॉइस बिना सप्लाई के इशू कर दिए, या फिर सर आपने सप्लाई रिसीव कर लिया बिना इनवॉइसेस के, या फिर सर आपने बोगस इनवॉइसेस इशू कर दिए, यानी जबरदस्ती आपने खर्चे बढ़ा दिए। सर इस केस में आपकी जितनी भी सर आपने फॉल्सिफाई किया हुआ डॉक्यूमेंट्स, उसकी 100% की पेनल्टी लगा दी जाएगी। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या, नहीं जी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी मेरे साथ अगर एक बार रिपीट करो सर, मैं देख ही नहीं रहा स्क्रीन की तरफ, 271 की सीरीज पढ़ रहे हैं हम, सारी पेनल्टीज 271 की अपने को पढ़नी है। 271 की पेनल्टीज में ना हमने क्या पढ़ना है सर, डबल ए बी, मैंने बदमाशी की, बदमाशी किस चीज में की, सर्च में की। सर सर्च में अगर कोई बदमाशी की है तो जितनी भी अनडिस्क्लोज इनकम है ना, उस पर 30% टैक्स लगेगा। कितना 30%, 30% कब कब लगेगा, अगर मैंने मान लिया कि मेरी वो इनकम है, सोर्स प्रूफ कर दिया, टैक्स भर दिया, रिटर्न में फाइल कर दिया, सर उस केस में ना ये मेरे लिए 30% टैक्सेबल होगी, अदरवाइज 60% हो जाएगी। 271 डबल एसी में क्या होता है सर, सर कैश क्रेडिट सी मतलब, कैश क्रेडिट सी से मतलब चोरपंथी, ये सब मैंने गंदगी की, सीधे सीधे 10% ऑफ द टैक्स लगा दिया जाएगा मेरे ऊपर। ऐसा टैक्स ही 78% है, पेनल्टी कितनी लगेगी, 10% ऑफ द टैक्स यानी 7.8% लग जाएगी।
लेकिन 2 केसेज़ में पेनल्टी नहीं लगने वाली। सर कौन से 2 केसेज़ में पेनल्टी नहीं लगने वाली? कहता है अगर ना सर मैंने रिटर्न में कैश क्रेडिट वाली इनकम ऑफर कर दी है या फिर मेरे ऊपर ना सर 270 ए का मिस रिपोर्टिंग का चार्ज लग चुका है, इस केस में मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लास्ट में कहता है सर मैंने धोखेबाज़ी की, सर मैंने फ़ॉल्स सबमिशन किया, मैंने ज़बरदस्ती फ़ॉल्स एंट्री पास की, सर बोगस बिल किए, सर मैंने सप्लाई कर दिया बिना इनवॉइस इश्यू किए, सर मैंने सामान ले लिया बिना इनवॉइस के। सर इस केस में 100% ऑफ द बोगस एंट्री मेरे ऊपर लगा दी जाएगी पेनल्टी। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या याद हो रहा है? सर कौन-कौन लेवी कर सकता है? या तो एओ या तो सीआईटी अपील्स या तो जॉइंट कमिश्नर अपील्स। क्या मैंने कुछ अलग बोला? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं बोला सर, सेम टू सेम एओ, सीआईटी अपील्स, जॉइंट कमिश्नर अपील्स। समझ आ रहा है सर? सर याद हो रहा है कि नहीं हो रहा वो मेरे को बताओ दीक्षित, याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा? समझ में तो आता है, पेनल्टी में समझना क्या है? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ मेरे को? क्या मैं पाँचों आपसे बोलूँ याद करने को? 271 ए बुक्स में अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए मैंने 25,000 की पेनल्टी। अगर 271 बी मैंने ऑडिट नहीं करवाया 1.5 लाख तक की पेनल्टी 5% ऑफ द टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर। सर 271 डबल ए बी सर सर्च के केस में मैंने अनडिस्क्लोज्ड इनकम की 360%। सर 271 ए ए सी मैंने कैश क्रेडिट किया सर 10% ऑफ द पेनल्टी। और सर 271 डबल ए डी याद हो रहा है कि नहीं हो रहा वो बताओ मेरे को? समझ में तो आ रहा होगा, मुझे पता है वो। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये याद करवानी है मेरे को पेनल्टी। मुझे पता है पेनल्टी में समझ ऐसा कुछ है ही नहीं। पार्ट 3 में जाते हैं कैश लोन्स एंड एडवांसेस। इसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी के लिए याद हो रहा है। बाद में भूल जाएँगे, मतलब ऐसा ना। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इसका वीडियो मैं डाल दूँगा यूट्यूब पे। एग्ज़ाम वाले दिन ना सिर्फ़ सुन के उत्तर चले जाओगे ना तो भी काम हो जाएगा। सिर्फ़ सुन के भी चले जाओगे ना तो भी आपका पूरा काम हो जाएगा। सर कैश लोन्स एंड एडवांसेस, सर ये लोन्स एंड एडवांसेस की जो पेनल्टी है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉइंट कमिश्नर लगाता है। ऊपर हमने क्या बोला सर? ऊपर कोई भी लगा सकता है। ऊपर एओ लगा सकता है, सीआईटी अपील्स लगा सकता है या फिर सर जॉइंट कमिश्नर अपील्स लगा सकता है। सर यहाँ पे कौन लगा सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉइंट कमिश्नर अपील्स ही लगा सकता है। कौन-कौन से? सर ये चीज़ आपको पता है। 267 एसएस में अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो कितना जितना लोन का कॉन्ट्रावेंशन है उसकी 100% पेनल्टी लगाई जाती है। 269 टी में अगर आपने कोई कैश का लोन सर ले लिया 20,000 से ज़्यादा का रीपेमेंट कर दिया, सर उस केस में कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी? वापस सर 100% ऑफ द लोन रीपेड सर लग जाती है। इसमें तो कुछ था ही नहीं। सर उसके अलावा 271 डीए में, डीए में क्या है? सर अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा अगर ट्रांज़ैक्शन किया 267 एसटी का कॉन्ट्रावेंशन में तो जितना भी आपने सामान पैसा ले रखा है ना उसकी 100% पेनल्टी लग जाएगी। यानी सर अगर आपको याद करवाऊँ तो आपको याद करवाऊँ ना तो यहाँ लिखो एसएसडी टीई, एसएसडी टीई। सर एसएस के साथ ना 271 डी की पेनल्टी लगती है और टी के साथ ना ई की पेनल्टी लगती है और जो बीच का एसटी है ना उसके ऊपर डीए वाली पेनल्टी लग जाती है। 267 एसएस के साथ ना डी वाली पेनल्टी, टी के साथ ई वाली पेनल्टी और जो बीच का है ना एसटी सर उसके ऊपर डीए वाली पेनल्टी लग जाती है। कितनी पेनल्टी लगती है? ये तो आपने ऑफिस में दसों बार कर रखी है। 100% की पेनल्टी सीधे लगाई जाएगी। जो भी कॉन्ट्रावेंशन वाला अमाउंट है ना, सीधे-सीधे 100% पेनल्टी लग जाएगी। कौन लगाएगा? जॉइंट कमिश्नर ही लगा सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं लगा सकता। ट्रांसफर प्राइसिंग की पेनल्टी, ट्रांसफर प्राइसिंग में ना नॉर्मली सर नॉर्मली पेनल्टी कितनी लग जाती है पता? नॉर्मली ना कभी आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा हो ना, कुछ भी नहीं सूझ रहा हो ना, आप क्या करोगे? 2% ऑफ ट्रांज़ैक्शन वैल्यू। कुछ भी नहीं सूझ रहा हो सर, 2% ऑफ द ट्रांज़ैक्शन वैल्यू आप ले लोगे। बाकी सर जहाँ सूझना चाहिए वहाँ अपने आप आपको बन जाएगा। क्या हुआ सर सुनना? ट्रांसफर प्राइसिंग की आपने बुक्स मेंटेन नहीं की और ऑडिट नहीं करवाया। सर क्या कह रहे हैं आपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए। सर अकाउंट्स कौन-कौन से ट्रांसफर प्राइसिंग में 3 अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, याद करो सर। मास्टर फाइल, याद करो सर सीवीसी, याद करो सर एक और चीज़ करनी पड़ती है सर टीपी रिपोर्ट। सर यहाँ कहता है ना आपने टीपी रिपोर्ट नहीं या टीपी रिपोर्ट और मास्टर फाइल नहीं मेंटेन की ना, सर उस केस में क्या कहता है आपने जितना भी सर ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 करोड़ तक का है ना, सर टीपी रिपोर्ट क्या होता है? ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है सर। अगर आपने टीपी रिपोर्ट नहीं मेंटेन की ना, तो सर उस केस में क्या करना पड़ेगा? 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू लगा देंगे। अगर आपने अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए तो, डबल ए से अकाउंट्स। सर बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया आपने, सर बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया आपने, बीए से सर बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया आपने। सर बुक्स का ऑडिट याद करो सर, ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट नहीं करवाया तो 1 लाख रुपए की लेट फीस लगती थी। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में अगर ऑडिट नहीं करवाए 1 लाख रुपए की लेट फीस लगती थी। यहाँ तो 1 लाख दे दिया ना।
जहाँ 2 जहाँ कुछ नहीं सूझे 2%, लेकिन जहाँ सूझ रहा है, जहाँ पता है, वहाँ पे तो आप लगाओगे ना 1 लाख रुपए की पेनल्टी, आपको तो याद रखनी है। सर वो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करनी थी। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कौन-सी? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कौन-सी? सर कोई भी आपने डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं किया 92D वाला, सर कौन-सी जैसे मास्टर फाइल आपने फर्निश नहीं की। सर यहाँ पे तो टीपी रिपोर्ट की बात कर दी, लोकल फाइल की सर, या फिर आपने सीबीसी रिपोर्टिंग नहीं की, सर कोई भी आपने इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन आपने फर्निश नहीं किया ना ढंग से, सर उस केस में 271G में आपके ऊपर सर ग्लोबल ट्रांज़ैक्शन के कारण 2% ऑफ द ट्रांज़ैक्शन वैल्यू आपको लगा दी जाएगी। सर यहाँ पे आप यहाँ चेंज करो, यहाँ लोकल फाइल करो आप, टीपी रिपोर्ट मास्टर फाइल, लोकल फाइल होता है। यानी सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ना आपने ग्लोबल मिस्टेक की है सर, ग्लोबल मिस्टेक। सर कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं किया, सीधे से 2%, कुछ नहीं सोचे 2% लगा दो, ठीक है? सर आपने ग्लोबल अकाउंट से रिलेटेड दिक्कत की है, ग्लोबल अकाउंट से रिलेटेड दिक्कत, ये आपको मैंने याद कराई हुई थी, याद करो एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन में याद करो सर हचसन एसआर, याद करो सर सीजीपी, याद करो सर एचटीआईएल, याद करो सर वोडाफोन, वोडाफोन इंडिया। ये सब हमने याद कराया हुए थे नाम आपको, वोडाफोन, वोडाफोन पीएलसी। सर सीजीपी बिक गई, सर सीजीपी बिक गई। सर किसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बताने की? सर हचसन एसआर के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कब तक बताना था सर? जिस साल में चेंज हुआ ना सर, उस साल के एंड से 3 मंथ्स के अंदर बताना चाहिए था सर। लेकिन अगर नहीं बताया तो कितनी पेनल्टी लगती है? उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर ना सर मैनेजमेंट चेंज हो गया ना सर हचसन एसआर का, अगर सर ओवरऑल मैनेजमेंट चेंज हो गया है ना सर, उस केस में क्या होगा सर, 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू की पेनल्टी लगेगी। और अगर सर मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ तो 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगी होगी। सर याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सर अगर आपने इनडायरेक्ट ट्रांसफर की रिपोर्टिंग नहीं की, ओनरशिप में चेंज हो गया तो 2% बताओगे, अदर केसेस में 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी दे दोगे। और 271 जीबी में कहता है अगर आपने ना सर कोई भी गड़बड़ की या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी सर सीबीसी में, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में, सबको कब करना पड़ता है? कब करना पड़ता है? कब करना पड़ता है सर? कब करना पड़ता है? 6400 ज्यादा का टर्नओवर है। सर कहता है 5,000 रुपए पर मंथ लगता था, उसके बाद सर 1 महीने के बाद 15,000 रुपए पर मंथ। सर इसमें अगर आपको और याद दिलाऊं, और आगे भी हमने पढ़ा हुआ है सर, नोटिस के बाद ना सीधे सीधे 50,000 रुपए पर डे भी लगता था। अगर याद आ रहा हो, अगर थोड़ा सा रिकॉल किया होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि नोटिस के बाद 50,000 पर डे भी लगता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी ना, हमको उससे ज्यादा बनता है। यानी सर अगर ट्रांसफर प्राइसिंग की बताऊं आपको, तो ट्रांसफर प्राइसिंग की बताऊं सर, अगर आपने कोई 92D की डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाई, सर कितनी पेनल्टी लगा देंगे? 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। सर अगर आपने बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया, 271BA में बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया ना सर, 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा देंगे सर। लेकिन कहता है अगर आपने कोई ग्लोबल ट्रांजैक्शन फर्निश नहीं किए ना सर, ग्लोबल ट्रांजैक्शन सर जैसे मास्टर फाइल में करना पड़ता है सर। कहता है फेलियर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 92 है सर, आपने फर्निश नहीं किया है, यहाँ मेंटेन नहीं किया था, यहाँ फर्निश नहीं किया है सर। अगर आपने फर्निश नहीं किया, 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू आपके ऊपर लगा देंगे पेनल्टी। सर आपका इनडायरेक्ट ट्रांसफर में आपकी पेरेंट कंपनी की मेंबर ओनरशिप ही चेंज हो गई, ओनरशिप ही चेंज हो गई ना सर, उस केस में 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू लगा देंगे। लेकिन अगर ओनरशिप चेंज नहीं हुई और आपने बताया नहीं, तो 5 लाख तक की पेनल्टी लगा देंगे। और आपको सीबीसी रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की ना, तो 5,000 रुपए पर मंथ, 15,000 रुपए पर मंथ के बाद, और उसके बाद 50,000 रुपए पर डे आफ्टर नोटिस डेट। अकाउंट में समझ में आ रहा है कि याद हो रहा है कि जा रहा है सब कुछ हवा में? मैं पेज को ऊपर लेके जा रहा हूँ, मेरी आंखों में सिर्फ मिला 271A अकाउंट्स नहीं मेंटेन की, 44AA के अकॉर्डिंग 25,000 रुपए। 271B ऑडिट नहीं करवाया, 1.5 लाख रुपए, 1.5% ऑफ द टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर। नीचे आए, उसके नीचे क्या था? चोरपंथी, बदमाशी, धोखेबाजी। बदमाशी होता है 271AA बी, सर्च के टाइम पे अनडिस्क्लोज इनकम मिली 30 और 60% लग जाएगी। उसके बाद सर 271AA सी, इस केस में क्या होता है सर, आपने कैश क्रेडिट नहीं किया, चोरपंथी की, कितना लगेगा? 10% ऑफ द टैक्स लग जाएगा। 271AA डी कब लगेगा सर? अगर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं सर, 100% ऑफ द फॉल्स डॉक्यूमेंट जितना भी आपने ओमिशन कर रखा है। फिर नीचे हमने क्या बात की थी? नीचे हमने बात की थी लोन्स एंड एडवांसेस की। सर एसएसडी टी से याद किया था हमने। एसएसडी क्या होता है? 269 एसएस का कॉन्ट्रावेंशन किया ना, तो 271 डी में पेनल्टी लगेगी। कितना? जितना कॉन्ट्रावेंशन किया उसका 100%। फिर हमने बोला 269 टी का आपने जितना कॉन्ट्रावेंशन किया ना, उसका 271 ई में पेनल्टी लगने वाली है। सर ई में पेनल्टी लगेगी कितनी? 100% ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। फिर अगर एस का यहाँ से उठाओ, टी से यहाँ उठाओ, एसटी का अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है ना, तो आपका 269 डी ए में पेनल्टी लग जाएगी। कितना? जितना कॉन्ट्रावेंशन किया उसका 100%। ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करूं, 271 AA में अगर आपने सर बुक्स मेंटेन नहीं की 92D के अकॉर्डिंग, सर अगर बुक्स मेंटेन नहीं की, लोकल फाइल या टीपी रिपोर्ट आपने मेंटेन नहीं की ना, 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन लगा देंगे। सर अगर आपने बीए से बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया 271 में, तो 1 लाख रुपए तक की लेट फीस लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे। उसके अलावा सर आपने कोई ग्लोबल ट्रांजेक्शन फर्निश नहीं किया ना, 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू पेनल्टी लगा देंगे। उसके अलावा सर अगर आप
कोई ऐसी एंटिटी हो जिसकी पेरेंट कंपनी का ना इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, सर आपकी ट्रांसफर के टाइम पे ना मैनेजमेंट भी चेंज हो गया, उस केस में मैनेजमेंट चेंज होने पे ना कितनी 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू की पेनल्टी लगा देंगे। अगर सर मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ तो 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा देंगे। फिर लास्ट में कहता है अगर सीबीसी रिपोर्टिंग करने की लायबिलिटी थी आपने नहीं किया ना, तो जिस दिन करनी चाहिए थी उस दिन के बाद नेक्स्ट डे से 5,000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी और महीना खत्म होने के बाद 15,000 रुपए पर डे की लग जाएगी और नोटिस आ गया तो नोटिस के बाद से ना आपके ऊपर 50,000 रुपए पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। अरे बोलो ना, याद आ रहा है क्या कि नहीं याद आ रहा? एसएफटीज का तो आपको याद होगा, एसएफटीज का तो अब तक आपको याद हो गया होगा। सर अगर एसएफटीज आपने फर्निश नहीं किए, सर एसएफटी से एसएफटीज, एफ से यहाँ याद रखोगे, एस एफ से याद रखोगे, 271 एफ वाली सीरीज जो होगी ना, 271 में जो एफ वाली सीरीज होगी ना वो एसएफटीज पे आती है। सर एफ वाला एफ से आपको ऐसे याद रखना है। सर आपने एसएफटी के ट्रांजैक्शन को ना टाइम पे फर्निश नहीं किया, एसएफटी के स्टेटमेंट को ना आपने टाइम पे फर्निश नहीं किया। सर तो कब तक लेंगे? सर कहता है जिस दिन नोटिस की डेट है ना, नोटिस आ जाएगा ना, और नोटिस में जब तक टाइम दे दिया ना कि इस डेट तक फर्निश कर दो, सर उस डेट तक 500 रुपए ले लेंगे और सर उसके बाद से ना 1000 रुपए ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर क्या कह रहा है, सर मैंने आपको एसएफटी पढ़ाते टाइम बोला था कि एसएफटी आपको 31 मई तक फर्निश कर देना चाहिए, 31 मई तक फर्निश कर देना चाहिए। आपके पास सर नोटिस आया कब? सर 1 अगस्त को नोटिस आया और 1 अगस्त में बोला गया, ए राहुल 14 अगस्त तक भर दो, 14 अगस्त तक तुमको भरना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं भरा ना तो 500 रुपए तक तो तुमको तब तक भरना पड़ेगा पर डे। उसके बाद जो 15 अगस्त से ना आपके ऊपर सीधे सीधे 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगा दी जाएगी। दिस इज हाउ थिंग्स गो इन एसएफटी। 271 एफए ऐसा कह के चलता है। 271 एफ डबल ए क्या बोलता है? सर एसएफटी में तुमने कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की, एसएफटी में कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फर्निश की, सीधे सीधे 50,000 रुपए की पेनल्टी लगा देंगे। ये हमने एसएफटी में भी कवर कर रखा था। मुझे बताओ क्या आपको एसएफटी की पेनल्टी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं जी, एसएफटी की पेनल्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें तो। आगे आओ, आगे आओ, आगे आगे आओ। सर डबल ए, ए ट्रस्ट, कितना गंदा करता हूँ कभी कभी मैं। ए ट्रस्ट सुनो, ए ट्रस्ट सुनो। अगर आपने किसी भी अपने रिलेटेड पर्सन को सेक्शन 13(1) में बेनिफिट दिया ना, अगर फर्स्ट टाइम वायलेशन कर रहे हो ना, सर याद आ रहा है आपको, सर उस केस में आपको 100% डिसअलाउ भी कर देते थे। सर अगर एजुकेशनल ट्रस्ट होता था और हॉस्पिटल होता तो उनके लिए इनकम भी ट्रीट कर देते थे। फिर सरकार कहती है 100% ऑफ द पेनल्टी भी लगाई जाएगी, 100% ऑफ द अमाउंट को ना पेनल्टी में भी लगाया जाएगा। प्लस अगर आप बाद में फिर से कोई गलती करते हो तो 200% की पेनल्टी लगा दी जाएगी। ए ट्रस्ट सुन रहे हो? ए ट्रस्ट, डबल ए से ट्रस्ट। ट्रस्ट ने अपने बेनिफिशियल बेनिफिट दिया किसी रिलेटेड पर्सन को 100% ऑफ द फर्स्ट टाइम वायलेशन और से 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ सेकंड टाइम सब्सीक्वेंट वायलेशन। सर 194 जे किसके ऊपर था? 194 जे किसके ऊपर था? सर जे तो प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर था। सर कहते हैं अगर आपने प्रोफेशनल सर्विसेज में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने गलत रिपोर्ट साइन कर दी ना, रॉन्ग रिपोर्ट साइन कर दी, या सर अगर गलत स्टेटमेंट साइन कर दिया, फॉर एग्जांपल स्टॉक स्टेटमेंट गलत वेरीफाई कर दिया, या सर नेटवर्क सर्टिफिकेट गलत साइन कर दिया, सर कहता है 271 जे में तुम्हारे ऊपर लगा देंगे कितना, 1000 रुपए पर फेलियर के हिसाब से लगा देंगे पेनल्टी। सर कितने गंदे तरीके से रिवाइज करवा रहे हो, कितने गंदे तरीके से, हमें सोचा ही नहीं था ऐसे याद करना पड़ेगा। याद हो रहा है ना बस? याद हो रहा है ना तुमको? रिलेटेबिलिटी बन रही है ना? क्या कहता है लास्ट में? ये 271 जे एक बार रीड करो। फर्निशिंग ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन एनी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर वैल्यू मर्चेंट बैंक का 10,000 रुपए पर फेलियर के ऊपर लगेगा। सर एओ या फिर सीआईटी अपील्स लगा देगा। 271 के क्या कहता है? 271 के थोड़ा अजीब सा सेंस कम बनाता है। अगर 35 एडी और 80 डी वाले, 35 एडी वाले कौन होते हैं? 35 एडी वाले कौन होते हैं? 35 एडी कौन होते हैं? 80 डी है क्या? आई गेस 80 डी नहीं था। नो नो नो, 80 जी करो इसे, और इसको भी 1 मिनट इसको पूरा काटो, गड़बड़ करो, ये टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर रखी है यहाँ पे। 35 और 80 जी करो। तो 35 और 80 जी में पता है दो बातें कॉमन थी, आपको याद है ना? 35 और 80 जी में दो बातें कॉमन थी। सर क्या बातें कॉमन थी? दोनों को ही ना 31 मई तक फॉर्म 10BD फर्निश करना पड़ता, दोनों को ही ना सर पीटीजीआईटी सिस्टम में 10BD फर्निश करना पड़ता, और उस 10BD के बेसिस पे 10BE आते।
जितने भी डिटेल्स ऑफ डोनेशन थे वो देने पड़ जाते। सर वो डिटेल्स ऑफ डोनेशन के बेसिस पे 10 बी के फॉर्म पे जो डोनर है ना उसको 100% या फिर 50% लिमिटेड डोनेशन मिलता। सर सरकार उस कहती अगर आपने फर्निश करने में कोई गलती कर दी ना सेक्शन 35 वालों ने और सेक्शन 80 जी वालों ने, उस केस में क्या 10,000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी लगा दी जाएगी। ओके जी। लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट 271 सी बात करता है, सी से बात करता है टीडीएस और टीसीएस। क्या बात करता है सुनना। 271 सी टीडीएस के बारे में बात करेगा, 271 सी सेम टू सेम बात है टीडीएस टीसीएस के बारे में बात करने वाला है। क्या बातें कर रहा है सुनना। एक होता है टीडीएस डिडक्शन और एक होता है टीडीएस पेमेंट। बड़े बारीकी से सुनना इस सेक्शन को, बड़ा मजा आ जाएगा। एक होता है टीडीएस डिडक्शन और एक होता है टीडीएस पेमेंट। सरकार कहती है कि अगर तुमने डिडक्शन किसी भी सेक्शन में किया हो पेनल्टी लग जाएगी, लेकिन अगर नॉन पेमेंट तुमने सिर्फ इन 4 सेक्शंस का किया है ना तो पेनल्टी लगेगी, यानी विनिंग्स का, पीडीए का, ऑनलाइन गेमिंग का और परक्विजिट्स का। विनिंग कौन सा होता है 194 बी, बीडीए कितना होता है 194 बीए, विनिंग बी होती है एक्चुअली। ऑनलाइन क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट कितना 194 एस होता है। ऑनलाइन गेमिंग कितना होता है 194 बीए होता है और परक्विजिट कितना होता है 194 आर होता है। इन 4 सेक्शंस का ना अगर आपने पेमेंट नहीं किया और किसी भी सेक्शन में डिडक्ट नहीं किया ना सर, उस सेक्शन में उस केस में आपके ऊपर 100% ऑफ नॉन डिडक्शन और पेनल्टी लगाई जाएगी। सर टीडीएस के केस में ना ज्वाइंट कमीशन लगाता है। 2 केसेस में अब तक जॉइंट कमिश्नर आया था। एक तो 269 एसएसटी वाले में और एक टीडीएस के केस में जॉइंट कमिश्नर। ये आपको याद होनी चाहिए यार। ये पता नहीं क्यों ना मेरे को याद नहीं करा पाता मैं, मुझे लगता है मेरे से गड़बड़ है, मेरे अंदर ही कोई गड़बड़ है। फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस इन एनी सेक्शन, फेलियर टू पेमेंट, फेलियर टू मेक पेमेंट इन 4 सेक्शंस। सर 100% डिडक्शन या नॉन पेमेंट की पेनल्टी लग जाएगी। एक बात बताओ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में सर डिडक्ट कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, क्या पेनल्टी लगेगी? 194 सी में डिडक्ट किया लेकिन पेमेंट नहीं किया, क्या पेनल्टी लग जाएगी? सरकार कहती है नहीं लगेगी बाबू, सिर्फ इन 4 सेक्शंस में नहीं लगने वाली है, बाकी सब में नहीं लगेगी पेनल्टी। डिडक्शन सारे सेक्शन में होना चाहिए टाइम पे, अगर नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन पेमेंट के लिए ना पेनल्टी सिर्फ इन 4 सेक्शंस के लिए रखी गई, बाकी अब तक किसी भी और सेक्शन के लिए नहीं रखी गई है। इस बात को आपको सीरियसली लेके चलना है, इस बात को आपको सीरियसली लेके चलना है। तो नीचे है क्या? नहीं कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। वापस एक बार मेरी तरफ देखो। मैंने चश्मा उतार दिया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन भी नहीं दिख रही, सिर्फ कैमरा दिख रहा है। 271 ए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की 44 डबल ए के अकॉर्डिंग 25,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। 271 बी, ऑडिट नहीं करवाया 44 ए बी के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए या 0.5% ऑफ द टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर की पेनल्टी लग जाएगी। नीचे बदमाशी, चोरबंदी, धोखेबाजी। बदमाशी क्या होती है सर? मैंने अपनी सर्च के टाइम पे अनडिस्क्लोज इनकम दिखाई, सर अनडिस्क्लोज इनकम में 30% या 60% लग जाएगी। 30% कब लगेगी सर? कब लगेगी 30%? कहता है आपने सर्च के टाइम पे जो अनडिस्क्लोज इनकम थी ना वो आपने टैक्स भर दिया, रिटर्न भर दिया, आपने सब कुछ कर दिया ना प्रॉपर, मान लिया सोर्स प्रूफ कर दिया 30%, अदरवाइज 60%। 271 डबल एसी क्या बोलता है? अगर आपने चोरपंथी की कैश क्रेडिट किया आपके ऊपर ना सर 10% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन 2 केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। कब कब सर? अगर आपने उसको इनकम को आईटीआर में ऑफर कर दिया एंड सेकंड थिंग ना आपने सर उसको 270 ए में प्रोसीडिंग चालू हो गई, यदि मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग में टैक्स लग गया। 270 में डबल एडी क्या बोलता है? अगर आपने धोखेबाजी की, फॉल्स एंट्री किया, ओमिशन किया, सर 100% ऑफ द फॉल्स एंट्री या ओमिशन का टैक्स लग जाएगा आपके ऊपर, पेनल्टी लगा दी जाएगी। फिर हमने बात की थी सर 269 एसएस के ऊपर, अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो एसएस से आपको डी याद रखना है। 271 डी में आपके ऊपर 100% ऑफ दी कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी लगा दी जाएगी। सर 269 टी के लिए मैंने बोला 269 ई याद रखना पड़ेगा। 271 ई में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी कितनी? 100% ऑफ दी कॉन्ट्रावेंशन। और यहाँ से एस उठाओ, यहाँ से सर टी उठाओ, एसटी के लिए क्या पेनल्टी, यहाँ से डी उठाओ, यहाँ से ए उठाओ, सर आपके ऊपर क्या पेनल्टी लग जाएगी? 100% ऑफ दी कॉन्ट्रावेंशन। ये कैश क्रेडिट का था सर, ये कौन लगाने वाला है? ज्वाइंट कमिश्नर लगाने वाला है। बाकी केसेस में एओसीआईटी लगाता है। नीचे सर हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसफर प्राइसिंग की बातें की थी। 271 डबल ए सर अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए ट्रांसफर प्राइसिंग वाले, सर कितनी पेनल्टी लगा दी जाएगी? 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर आपने ऑडिट नहीं करा है बुक्स का, सर बुक्स का ऑडिट नहीं करा है 271 बीए में, सर कितनी पेनल्टी लगा दी जाएगी आपके ऊपर? आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी 1 लाख रुपए की।
सर उसके बगल में क्या बोला सर, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में आपने गड़बड़ की सर, आपने ट्रांजैक्शंस जो किए थे ना वो फर्निश नहीं किए आपके मांगे जाने पर, 271 जी में आपके ऊपर 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू की पेनल्टी लगा दी जाएगी। सर आगे कहता है कि अगर आपने ना सर कोई आपकी पेरेंट कंपनी का इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया और मैनेजमेंट चेंज हो गया है ना, और मैनेजमेंट चेंज होने के बाद आपने नहीं बताया टाइम पे, तो आपके ऊपर 2% की पेनल्टी लगाई जाएगी ट्रांजैक्शन वैल्यू की। लेकिन सर अगर आपके ऊपर ना सर मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ तो सिर्फ 5 लाख की पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपने इंटीमेट नहीं किया। और 271 जीबी में कहता है अगर आपने कंट्री बाय कंट्री की रिपोर्टिंग नहीं की ना, तो सर जिस दिन करनी थी उसके बाद से लेके 1 महीने तक 5,000, उसके बाद अगले महीने से लेके 15,000 रुपए, और नोटिस की डेट के बाद से ना सीधे सीधे 50,000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगा दी जाएगी। फिर हमने एसएफटीज़ के बारे में बातें की थी। एसएफटीज़ में क्या बोलते हैं, जब तक एसएफटी फर्निश कर देना चाहिए था ना, तब तक तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी, ₹500 पर डे। फिर जो नोटिस के अंदर डेट दे रखी है ना, उस डेट से तक आपको 500 लगाई जाएगी, उसके बाद ₹1000 लगा दी जाएगी। सेक्शन कौन सा था, 271 एफए, एसएफटी से याद रखना है। प्लस सर कहता है अगर आपने एसएफटी में कोई गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश कर दी, 271 डबल एफ डबल ए में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी कितनी, आपके ऊपर ₹50,000 तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। फिर हमने बात की थी, फिर क्या बात की थी, 271 ए ट्रस्ट 271 एएई के बारे में बातें की थी। क्या बोला सर, अगर ट्रस्ट ने क्या किया हुआ है सर, अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन का भला कर रखा है, तो वैसे ही सर डिसअलाउ करते थे एक्सपेंडिचर, वैसे ही इनकम ट्रीट कर देते थे इन केस ऑफ हॉस्पिटल एंड स्कूल, सर यहाँ पे 100% पेनल्टी लगा दी जाएगी। उसके अलावा सर कहता है अगर सब्सिक्वेंट वायलेशन कर देते हो ना, तो आपके ऊपर क्या 200% की पेनल्टी लगा दी जाएगी। उसके अलावा सर अगर आप कोई 194 जे के प्रोफेशनल हो, 271 जे में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपने कोई गलत सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया, कितनी, ₹10,000 की आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। इसके अलावा सर 271 के क्या बोलता था, ये मुझे अभी याद नहीं यार, 271 सी के बारे में बात करते हैं। 271 सी क्या बोलता है, 271 सी क्या बोलता है, अगर आपको टीडीएस काटना चाहिए था, आपने डिडक्ट नहीं किया, या फिर पे करना चाहिए था लेकिन 4 सेक्शंस के लिए पे नहीं किया, सर कौन-कौन सा, विनिंग, ऑनलाइन गेमिंग, परक्विजिट्स या फिर वीडीए, अगर आपने पे नहीं किया ना, आपके ऊपर सर 100% ऑफ द डिडक्शन की पेनल्टी लगाई जाएगी। और 271 के याद आ गया मेरे को अचानक से, सर क्या था, अगर जो 35 सेक्शन 35 वाली साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर ट्रस्ट एटीजी वाले, इन्होंने सर अगर अपने फॉर्म 10BD फर्निश करने में कोई गड़बड़ की ना, तो फिर कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, 10,000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी लगा दी जाएगी। मैंने बिना चश्मा देखे अगर पूरा रिवाइज़ किया है ना, तो इतना आप भी कर सकते हो। पहले शक्ल बहुत गंदी दिख रही थी बिना चश्मे के, लेकिन दिस इज़ हाउ इट गोज़। ऐसे आपको याद करनी है, पेनल्टीज़ याद हो जाएँगी। एंड बिलीव मी और नॉट, अगर आईसीएआई का ये जो मुंडा है ना, मुंडा सर सनका ना, 8 नंबर का पहला एमसीक्यू पेनल्टी का दिख जाता है कई बार। 8 नंबर का पहला एमसीक्यू पेनल्टी का पूछ सकती है आईसीएआई। दिस इज हाउ डेंजरस दिस चैप्टर कैन बी। ये बेसिक बेसिक पेनल्टीज अब तक आपको याद हो गई होंगी। एक बार मेरे को थम्स अप दे दो, मैं समझ जाऊंगा आपको याद हो गई। इसके बाद अपने को अपने असली टॉपिक में जाना है, पेनल्टीज वाले। ये सब तो हमारे लिए शुरुआत थी, असली टॉपिक आगे आना है। 271 ए से लेके के तक की सारी पेनल्टीज को हमने कवर कर लिया, बिल्कुल अटैक कर दिया। आई गेस इसके बाद तो आपको याद हो ही गई होंगी। एटलीस्ट अगर जितना मैंने पिछला वाला पोर्शन बोला ना, जल्दी जल्दी इस पोर्शन को ही ना अगर आपने 2-3 बार सुन लिया, क्लिपिंग तो अवेलेबल अभी नहीं होगी, यूट्यूब पे डल जाएगा वीडियो, लेकिन इतना ही पोर्शन अगर आपने रिपीटेडली सुन लिया ना 3-4 बार, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये पेनल्टीज याद नहीं हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ये पेनल्टीज आपको याद नहीं हो। सर लेकिन अब एग्जाम में कई बार ना ये पेनल्टी पूछता है, 271 ए की, 278 की। 271 सेक्शन में तो आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आने वाली। ऑफिस में कभी भी नोटिस दिख गया जहाँ पे ना सर 271, ऑफिस में कई बार नोटिस मिलते हैं, मैंने देखा हुआ है, 271 डबल एसी की पेनल्टी लगाई जाती है। आपके सामने क्या है, सी मतलब चोरपंथी, सर आपने कैश रेट कर रखा था, उसके ऊपर 10% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लग जाएगी। ऐसे आपको याद आएगा आगे चल के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 271 ए की पेनल्टी। 271 ए की पेनल्टी क्या कहता है, मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। इस पे आते हैं, ठीक है। 10-15 मिनट इसमें लगेंगे, इसके बाद अपना काम खत्म हो जाएगा। सर कौन लेवी करने वाला है, असेसिंग ऑफिसर, सीआईटी, अपील्स। सीआईटी रिविजनरी ऑर्डर में भी कर सकता है और जॉइंट कमिश्नर अपील भी लगा सकता है पेनल्टी। मिस रिपोर्टिंग अगर आपने की है ना, यानी जानबूझ के गलत इनकम रिपोर्ट की है, फॉल्सिफाई नहीं किया सर, 271 डबल एटी नहीं किया, सर जानबूझ के आपने गलत इनकम रिपोर्ट कर रखी है ना, तो 200% ऑफ द मिस रिपोर्टेड इनकम की पेनल्टी लगाई जाएगी। और सर अंडर रिपोर्टेड इनकम पे सर कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, 50% ऑफ द टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम पे आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी।
अंडर रिपोर्टिंग में सर 50% और मिस रिपोर्टिंग में 4 गुना ज्यादा 200% की पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है सर, अंडर रिपोर्टिंग होती क्या है, मिस रिपोर्टिंग होती क्या है, एक बार इस पे आइए। केसेस वेयर अंडर रिपोर्टिंग इज ट्रीटेड एज मिस रिपोर्टिंग, सर इन केसेस में ना आपको मिस रिपोर्टिंग मानना है, अदरवाइज सब केसेस अंडर रिपोर्टिंग ही होगा, मिस रिपोर्ट अदरवाइज सारे केसेस अंडर रिपोर्टिंग ही होंगे। लेकिन सर इन केसेस में ना आपको मिस रिपोर्टिंग मानना है सर, 50 नहीं करके 200% की पेनल्टी लगाई जाएगी। सर जहां पे ना आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या फिर सर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया हुआ है, सर सीआईटी में आप अपील्स में गए, आपने सर फैक्ट्स छुपाए बहुत सारे, सर आपका एक्सपायर हो गया था 80 आई का डिडक्शन, आपने जबरदस्ती नकली बनवाया डिडक्शन, उसके बाद सर आपने उसको नकली नकली सा सर्टिफिकेट बनवाया सर, वो फर्निश किया, सर अगर सप्रेशन किया फैक्ट्स का, मिस रिप्रेजेंटेशन किया। सर फेल टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स इन दी बुक, सर आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, सर कैश क्रेडिट वाला सीन बोल रहा है, सर कैश क्रेडिट वाला सीन, सर कैश क्रेडिट में याद है आपको, सर कैश क्रेडिट 80 सेक्शन 68 से लेके सर कहता था कि सेक्शन 271 डबल एसी में पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर आपका केस ना सर मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग के लिए चला गया है। अगर उस सेक्शन से आपके सर मिस रिपोर्टिंग में आप पकड़े गए हो ना, आपके ऊपर सर इस सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगा के सीधे सीधे मिस रिपोर्टिंग में लगा देंगे, अगर आपने ना सर इन्वेस्टमेंट्स को बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो। सर आपने एक्सपेंडिचर क्लेम किया जो कि ना सब्सटैंशिएटेड बाय एविडेंसेस नहीं है, आपने बोला मैंने 2 करोड़ की सैलरी पे कर रखी है, लेकिन सैलरी में पेरोल में आपके इतने एम्प्लॉइज ही नहीं है। सर एक्सपेंडिचर आपने क्लेम किया जिसका एविडेंस नहीं। सर आपने रिकॉर्डिंग फॉल्स एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स किया है, सर वापस 271 डबल एडी के उसने जिक्र कर दिया, 271 डबल एडी क्या धोखेबाजी की, सर आपने फॉल्स एंट्री की, सर फॉल्स एंट्री में वहां पे पेनल्टी लगाई जा सकती है 100% और यहाँ पे भी लगाई जा सकती है, यहाँ पे भी लगाई जा सकती है। सर अगर आपने कोई रिसीट्स को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया और सर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ना सर रिपोर्ट नहीं किया, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया, सर इन केसेस में ना आपको दिख रहा होगा कि सर बहुत सारी चीजें आपको डाउटफुल लग रही होंगी। ये वाले सर कहाँ कवर हो रहे हैं, 271 जी में कवर हो जा रहे हैं। सर ये वाला कहाँ कवर हो रहा है, सर इनकम को रिपोर्ट नहीं किया सर 271 डबल एट ई में रिपोर्ट हो रहा है। सर फॉल्स किया सर, ये भी सेम टू सेम रिकवर हो रहा है। सरकार कहती है दोनों में से किसी कोई भी एक पेनल्टी लगाई सकती है, जो भी एओ का मूड हो जाए, जो भी एओ का मूड हो जाए वो पेनल्टी लगा सकता है। सर इन केसेस में कहता है अगर अंडर रिपोर्टिंग मानेगा ना एओ, अगर एओ को लग रहा है अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, सर मिस रिपोर्टिंग नहीं है, सर क्या करेगा, 271 डबल एडी में पेनल्टी लगा देगा 100% की। सर उसको लग रहा है कि मिस रिपोर्टिंग है तो इसको हटा के सर 270 ए में आपके ऊपर ना सर मिस रिपोर्टिंग की 200% पेनल्टी लगा देगा, ऐसा एओ कह के चलता है। इन केसेस में आपको सर अंडर रिपोर्टिंग को मिस रिपोर्टिंग माननी है। इस पॉइंट को आपको याद रखने 6 पॉइंट्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, चलो मत याद करो कोई बात नहीं, मत याद करो। सर अब ना बात होती है सर मिस रिपोर्टिंग तो हमको क्लियर है, मिस रिपोर्टिंग तो अपने को क्लियर है, जितना अमाउंट मिस रिपोर्टिंग हुआ सर उतने पे हमसे टैक्स ले लेंगे। सर अंडर रिपोर्टिंग क्या होता है, अंडर रिपोर्टिंग क्या होता है, सर अंडर रिपोर्टिंग ही कई बार मिस रिपोर्टिंग बन जाती है। हमने अभी पढ़ा कि अंडर रिपोर्टिंग को ही हम मिस रिपोर्टिंग ट्रीट कर लेंगे। सर लेकिन अंडर रिपोर्टिंग होता क्या है, सरकार कहती है उसके स्टेप्स दे रखे हैं अंडर रिपोर्टिंग निकालने के, जो कि आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए, आरटीपी में पूछे गए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। सर कभी फर्स्ट टाइम असेसमेंट हो रहा है, फर्स्ट टाइम असेसमेंट हो रहा है, उसमें अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालती है, अंडर रिपोर्टेड इनकम मतलब सोचो एक के लिए सोचो क्या होता है। सर इनकम थी 20 लाख रुपए, मैंने आईटीआर में फाइल की 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए की अंडर रिपोर्टेड इनकम है। इनकम थी 20 लाख रुपए, मैंने आईटीआर में दिखाई 10 लाख रुपए, यानी कह सकता हूँ 10 लाख रुपए मेरी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। सरकार कहती है उस अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। पहले बताएंगे अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालते हैं, फिर बताएंगे अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स कैसे निकालते हैं। सुनना सर, अगर आपने कभी रिटर्न फाइल किया ही नहीं तो फिर जितनी इनकम होगी सर पूरी अंडर रिपोर्टेड ही होगी ना। सर आपकी जितनी इनकम होगी सब अंडर रिपोर्टेड होगी, क्योंकि आपने टैक्स रिटर्न तो फाइल ही नहीं किया। रिपोर्ट करते तो फिर अंडर रिपोर्टिंग निकालते ना, आपकी तो पूरी इनकम अंडर रिपोर्टेड होगी। सरकार कहती है अगर ना फर्स्ट टाइम अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया और फर्स्ट टाइम फाइल किया सर 148 के टाइम पे, तब उस केस में क्या कहती है सरकार, जितने भी फिक्स स्लैब वाले एसएससी जैसे कोई कंपनी एलएलपी है, उसी केस में जितनी भी असेस इनकम होगी ना सर वही अंडर रिपोर्टेड इनकम है। लॉजिकल सी बात है ना, जितना आपकी इनकम असेस की गई सर उतनी अंडर रिपोर्टेड है, उतनी आपने रिपोर्ट नहीं कर रखी। लेकिन अगर कोई स्लैब रेट वाले एसएससी है ना, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या कहती है सरकार, सरकार कहती है जितनी भी असेस इनकम है ना, असेस्ड इनकम, असेस्ड इनकम है ना, उसमें से आप बेसिक एग्जाम्पशन माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल सर मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, मेरी इनकम सर असेस्ड 20 लाख रुपए, सरकार कहती है अंडर रिपोर्टेड इनकम 20 लाख नहीं, क्योंकि सर टैक्स 20 लाख पे नहीं लगता, 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, यानी 17 लाख रुपए की आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। सर टैक्स कैसे निकालेंगे अंडर रिपोर्टेड इनकम पे,
अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी 17 लाख रुपए प्लस 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जाम्पशन को ऐड करो, जो टोटल इनकम निकल के आ रही है ना 20 लाख रुपए की, इस पे टैक्स निकालो। यही टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालना बताता है। यानी जितनी इनकम निकली उस पे टैक्स निकाल लो, सीधी-सीधी बात। सर ये जबरदस्ती घुमाता है, ये बोलता है पहले 20 में से माइनस करो तो 17 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम होगी, 17 लाख में वापस 3 लाख ऐड करो तो इस पे टैक्स निकालना पड़ेगा आपको। ये क्यों फालतूपंती कर रहा है? सर सीधे-सीधे बोलता है कि सीधे-सीधे ऐसा नहीं कि 20 लाख पे टैक्स निकालो यही तुम्हारा टैक्स पेबल है। नहीं बोलता ये, ऐसे नहीं बोलेगा, आगे चल के हर जगह बोलेगा कि 20 लाख में से कुछ माइनस करो, ये आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है, इस अंडर रिपोर्टेड इनकम में ये ऐड करो, इस पे टैक्स निकालो, ऐसा करने को बोलेगा हमसे। हम भी उसी की भाषा में जवाब देंगे। कहते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी? असेस इनकम 20 लाख, इसमें से बेसिक एग्जम्पशन माइनस करो, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम। टैक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जितनी भी अंडर रिपोर्टेड इनकम है ना, उस पे आप बेसिक एग्जम्पशन को ऐड करो, 20 लाख पे टैक्स निकालो। आपके लिए अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स आ जाएगा, अगर आपने रिटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम फर्निश कर रहे हैं तो 148 में। सर लेकिन तब क्या, जब मैं पहले रिटर्न फर्निश कर चुका था तब क्या? अगर मैं पहले रिटर्न फर्निश कर चुका था उसका क्या? उसका क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने रिटर्न फर्निश किया 10 लाख का। नॉर्मली ऐसा ही मानो कि 143(1) में 10 लाख का ही आया। ज़्यादा भी हो सकता है 10 लाख आ गया, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग मानो 10 लाख रुपए 143(1) में स्क्रूट नोट्स में क्या इंटीमेशन ऑर्डर में इतनी इनकम असेस हुई। सरकार कहती है लेकिन आपका असेसमेंट हुआ, इसका 147 का असेसमेंट हुआ। आपकी असेस इनकम कितनी निकल आई? आपकी असेस इनकम निकल आई कितनी? 20 लाख रुपए की निकल आई। अब मुझे अपने लॉजिक से बताओ, अपने लॉजिक से बताओ अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है? अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है? अपने लॉजिक से बताओ ना कितनी होगी अंडर रिपोर्टेड इनकम? तो 10 लाख की इनकम पहले मैं दिखा चुका हूँ, 20 लाख की इनकम है, यानी मेरी 10 लाख की तो अंडर रिपोर्टेड इनकम है, मैंने 10 लाख से तो कम दिखाई है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। कोई इसमें लॉजिक ही नहीं चाहिए, लेकिन आईसीआई ने इतना घुमा के दे रखा है आपको। सर क्या कह रहा है? इनकम असेस्ड एज पर सेक्शन 143(1), इनकम असेस इज ग्रेटर देन इनकम असेस एज पर 143(1). सर यानी आपकी जो असेस्ड इनकम है ना 20 लाख रुपए, अगर ये 143(1) की इनकम से ज्यादा है तो अंडर रिपोर्टेड इनकम होगी। अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी? जितनी असेस्ड इनकम है ना 20 लाख माइनस 143(1) की इनकम को निकालो, सर यानी 10 लाख रुपए आपकी कितनी होगी? अंडर रिपोर्टेड इनकम होगी। टैक्स कैसे निकालेंगे? आपसे अगर मैं बोलूं सर 20 लाख पे टैक्स निकालना है, सर 20 लाख की आपकी रिपोर्टेड इनकम है और 10 लाख पे आप टैक्स भरते हो, कितना टैक्स निकालोगे? सर आप कैसे निकालोगे? टैक्स ऑन कितना निकालोगे? 20 लाख निकालोगे, माइनस करोगे कितना? टैक्स ऑन 10 लाख। सर आप यही करने वाले हो ना, आप करोगे तो यही ना, 20 लाख पे टैक्स निकालोगे फिर 10 लाख पे टैक्स निकालोगे। यही सर इससे सुंदर भाषा में लिखा हुआ है। सर क्या कहते हैं? अंडर रिपोर्टेड इनकम में टैक्स कैसे निकालेंगे? सर टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है? 10 लाख रुपए प्लस इनकम अंडर सेक्शन 143(1) यानी 10 लाख रुपए, टोटल का ऐड करो यानी 20 लाख पे टैक्स निकालो। माइनस करोगे सर इनकम अंडर सेक्शन 143(1) यानी सर 10 लाख की जो इनकम है ना, इन दोनों का टैक्स पे डिफरेंस निकालो। सर जो आप करते हैं ना वही इसने लिख रखा है। कहते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम को ऐड करो प्लस इनकम जो 143(1) की उसको ऐड करो, माइनस करोगे सर जितना भी आपने 143(1) में टैक्स भरा हुआ है ना, इस टैक्स के लिए आपको अब टैक्स भरना पड़ जाएगा। दिस इज टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये आपको पढ़ना था। बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट सर, लेकिन आईसीआई ने इसको मुश्किल करना चाहा। मैं नहीं, आईसीआई ने मुश्किल करना चाहा है। ये आईसीआई की भाषा मैंने आपके सामने रखी है। मैं तौबा तौबा करता हूँ सर, मैं तेरा तौबा तौबा करके दूर जाता हूँ इससे, लेकिन मैं क्या करूँ, आईसीआई ने यही चाह रहा है आपसे करवाना। रीअसेसमेंट हुआ, 10 लाख मैंने रिटर्न फर्निश किया 139(1) में। सर 143(1) में इसका प्रोसेस किया गया 12 लाख के हिसाब से। सर एज गुड एज रिपोर्टेड इनकम ही होती है, एज गुड एज रिपोर्टेड इनकम होती है 143(1) की, क्योंकि 143(1) ना वही प्रोसेस करेगा जो आपने दे रखा है, बस डिसअलाउंसेस आपके हटा देता है, यानी आपकी डिक्लेयर्ड इनकम ना एज गुड एज 12 लाख ही है। सर आपका फर्स्ट टाइम असेसमेंट हुआ किसमें? 143(3) में असेसमेंट हुआ। सर 143(3) में असेसमेंट करने के बाद कितनी इनकम कर दी गई? 15 लाख इनकम कर दी गई। सर उसके बाद वापस रीअसेसमेंट हुआ, सर वापस रीअसेसमेंट हुआ, सर इस केस में कितनी इनकम हो जाएगी आपकी? सर मान लो सर 147 में असेसमेंट हुआ, आपका सर इनकम कितनी हो गई? सर 20 लाख की इनकम होगी। सर अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होती है? अंडर रिपोर्टेड इनकम सर इस 12 लाख में से सीधे सीधे 20 लाख 8 लाख की अंडर रिपोर्टेड इनकम है ना।
12 लाख में से 20 लाख की अंडर रिपोर्टेड इनकम है। या ऐसा बोलो 2 स्टेप से मेरी अंडर रिपोर्टेड इनकम निकलेगी। सर ऐसा कह सकता हूँ क्या कि पहले 3 लाख की अंडर रिपोर्टेड इनकम है तो पहले 15 लाख पे टैक्स और 12 लाख पे टैक्स मैं पहले निकालूँगा। फिर 20 लाख और 15 लाख में 2 का डिफरेंस है तो पहले 20 लाख पे टैक्स निकालूँगा फिर 12 लाख पे टैक्स निकालूँगा। सर इन दोनों का डिफरेंस मैं अंडर रिपोर्टिंग दिखाऊँगा। ऐसा कर सकता हूँ मैं। सेम टू सेम चीज़ यहाँ कह के रखा है अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है? जितनी भी रीअसेस इनकम है ना माइनस लॉस असेस अर्लियर यानी जितनी भी आपने असेस कर रखा है यानी 20 लाख की इनकम है माइनस 15 लाख ये आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। फिर टैक्स कैसे निकालने के लिए बोलता है सर अंडर रिपोर्टेड इनकम यानी 5 लाख रुपए प्लस इनकम असेस अर्लियर 15 लाख रुपए। सर इसमें माइनस करोगे इनकम असेस अर्लियर यानी 15 लाख रुपए यानी क्या बोलता है पहले टैक्स 20 लाख पे निकालो फिर 15 लाख पे टैक्स निकालो इन दोनों का डिफरेंस आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कह के चल रहा है सिंपल सिंपल चीज को मुश्किल कर रहा है ये। मैं बता रहा हूँ अभी खुद पढ़ के देखोगे हवा निकल जाएगी लेकिन ऐसा कर रखा है इसने मुश्किल इतना जबरदस्ती कर रखा है। सर लॉस रिड्यूस और कन्वर्टेड इनटू इनकम मतलब क्या हुआ सर मैंने रिटर्न फाइल किया। रिटर्न फाइल किया सर 10 लाख के लॉस के साथ। सर रिटर्न प्रोसेस हुआ सर असेसमेंट के टाइम पे क्या हुआ सर असेसमेंट के टाइम पे क्या हुआ सर असेसमेंट के टाइम पे इनकम बन गया 10 लाख रुपए की। 10 लाख नहीं गिनो मुश्किल होगा 15 लाख की इनकम मान 15 लाख की इनकम आ गई। बताओ सर अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी। सरकार कहती है जो फर्स्ट टाइम असेसमेंट हुआ है ना आपका फर्स्ट टाइम असेसमेंट चलो 1 मिनट उसको थोड़ा और मुश्किल करते थोड़ा और मुश्किल करते रुकना थोड़ा मुश्किल करते हैं यार मजा आएगा। आरओआई लॉस है 10 लाख का 143 का असेसमेंट हुआ मेरी 2 लाख की इनकम बना दी गई। 147 का असेसमेंट हुआ 15 लाख की इनकम बना दी गई। सर क्या कह रहा है लॉस रिड्यूस्ड और कन्वर्टेड इनटू इनकम क्या कहता है अगर आपका फर्स्ट टाइम असेसमेंट हो रहा है ना अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी असेस लॉस इनकम क्या कह रहे हैं माइनस लॉस एज पर 143(1). सर असेस इनकम कितनी है 2 लाख रुपए माइनस लॉस कितना है यानी सर 12 लाख रुपए की मेरी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। 12 लाख रुपए की मेरी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। सर टैक्स कैसे निकालेंगे 2 लाख पे टैक्स निकालो 12 लाख पे टैक्स निकालो सर कोई टैक्स निकलने वाला ही नहीं है इस केस में। सर रीअसेसमेंट के केस में क्या करेंगे सर जो पुराने असेसमेंट में इनकम है सर उसका डिफरेंस निकालोगे इससे यानी 13 लाख रुपए की मेरी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। इस अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स कैसे निकालोगे सर पहले 15 लाख पे टैक्स निकालो फिर 2 लाख पे टैक्स निकालो सीधे सीधे आपका डिफरेंस आ जाएगा यही कह रहा है ये चीज। सिंपल वही चीज को ना बार बार घुमा फिरा के कह रहा है। अब तो सर अब आप मेरा भी सर पकड़ोगे अपना भी सर पकड़ोगे अगली बात जब आप सुनोगे ना अगली बार जब आप बात सुनोगे ना सर इस इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट की भाषा है मैंने अपनी भाषा नहीं लिख रखी है लेकिन जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा इसका सार बताऊंगा ना आपको लगेगा कि तौबा 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 आप 4 बार तौबा जरूर करोगे। सुनना क्या बोलता है क्या कह रहा है सुनना। सर अगर आपने ना इनकम असेसमेंट हुआ एज पर मैट के अकॉर्डिंग सर आपने मैट के अकॉर्डिंग टैक्स भरा था लेकिन कुछ कम भरा हुआ था यानी फॉर एग्जाम्पल आपने मैट भरा हुआ मैट के अकॉर्डिंग टैक्स भरा हुआ था आपने मान लो मैट के अकॉर्डिंग बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टैक्स भरा हुआ था 25 लाख रुपए का। ऐसा नहीं करो रुको 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 मैट के अकॉर्डिंग आपने टैक्स भरा था 25 लाख का। 143(3) में आपका असेसमेंट हुआ कितना मान लो असेसमेंट हुआ 40 लाख का। 147 में रीअसेसमेंट हुआ आपका कितना 70 लाख का। आप अपने लॉजिक से बताओ अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी 15 लाख रुपए। टैक्स कैसे निकालोगे पहले 40 लाख पे टैक्स निकालोगे माइनस करोगे 25 लाख पे टैक्स जो भी डिफरेंस आ जाएगा वो आपके लिए टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम है। सेम टू सेम केस अंडर रिपोर्टिंग कितनी 30 लाख रुपए की टैक्स ऑन 40 निकालो टैक्स ऑन 70 निकालो सर दोनों का डिफरेंस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल आप यही करने वाले हो ना। इसने क्या कह दिया सुनना सर फर्स्ट टाइम असेसमेंट हुआ और आपने रिटर्न फाइल किया था। सर क्या कह रहे हैं डीम्ड बुक प्रॉफिट जो भी निकाला गया है ना डीम्ड बुक प्रॉफिट निकाला गया ना अगर वो डीम्ड इनकम से ज्यादा है अगर इनकम से ज्यादा है तो आपकी अंडर रिपोर्टिंग है ये आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम मानी जाएगी। सर अगर रीअसेसमेंट हो रहा है सर कह रहा है डीम्ड बुक प्रॉफिट और रीअसेस्ड सर जो रीअसेस्ड प्रॉफिट है वो माइनस जितना भी डीम्ड टोटल इनकम असेस्ड अर्लियर सर इन दोनों का डिफरेंस आपके लिए सर माना जाएगा अंडर रिपोर्टिंग इनकम। सर अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालना सिखा रहा है सुनना एक बार ऊपर वाले केस को ही ना मैं वापस रिपीट करवा रहा हूँ इसी केस के फिगर्स को पुट कर रहा हूँ मैं सुनना। सर यहाँ अंडर रिपोर्टिंग कितनी है 15 लाख की अंडर रिपोर्टिंग है। यहाँ कितनी अंडर रिपोर्टिंग है 30 लाख की अंडर रिपोर्टिंग है। सुनना ये फॉर्मूला बोलेगा करने के लिए क्या कह रहा है टैक्स ऑन इनकम असेस रीअसेस एज पर जनरल प्रोविजंस। सर जनरल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जब रीअसेस किया गया तो 70 लाख रुपए की टोटल इनकम निकाली गई थी।
टैक्स टोटल इनकम असेस रीअसेस रिड्यूस्ड बाय यूआरआई। सर यानी जनरल प्रोविजन के अकॉर्डिंग सर रीअसेस 70 किया गया था। इसमें से सर अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है? अंडर रिपोर्टेड इनकम 30 लाख है ना, यानी 30 लाख आप माइनस करोगे इसमें सर, यानी 40 लाख यहाँ लाओगे सर, यहाँ 40 लाख आप लिखोगे। कितना फिगर आया आपका? 30 लाख का फिगर आया। सर क्या कह रहे हैं? टैक्स टैक्स असेस्ड रीअसेस एज पर सेक्शन 115 जेबी। सर यानी यहाँ कितना रीअसेस हुआ था? 40 लाख का रीअसेस हुआ था ना, यहाँ 40 लाख लिखो। सर कहते हैं टैक्स असेस रीअसेस एज पर 115 जेबी रिड्यूस बाय यूआरआई, यानी 40 लाख का था ना, इसमें से अंडर रिपोर्टिंग माइनस करो, यानी इस फिगर पे आओ आप। 25 इसमें माइनस करो 15, यानी 25 के फिगर पे आओ। 25 लाओ यहाँ पे, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। यानी सर टोटल में अंडर रिपोर्टिंग कितनी हो गई आपकी? 45 लाख की अंडर रिपोर्टिंग हो गई। यानी सर आंसर ऐसे भी तो 45 लाख ही आ रहा था ना, ऐसे भी तो 45 लाख आ रहा था। सर ये मेरे कान पकड़वाए इसने इस टाइम पे, जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपके साथ। सिर्फ हमदर्दी ज्यादा जता सकता हूँ आपके साथ। आपको अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको ऐसे करके आना है, या तो आपको मन हो तो इस पॉइंट को छोड़ के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कंसेप्ट बनता है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इसके बेसिस। आपके सहूलियत के लिए वैसे आपको बता दूं, आपको एक सहूलियत दे सकता हूँ। मेजोरिटी ऑफ द फैकल्टीज ने इस पॉइंट को डाला ही नहीं अपनी बुक में। मेजोरिटी ऑफ द फैकल्टीज अपनी बुक में डाला ही नहीं इस पॉइंट को, मैट वाले प्रोविजन को डाले ही नहीं, क्योंकि समझाने में जान निकल जाती है। उसके अलावा सर रिड्यूस लॉस तक का है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है सर, मैंने आपको कंसेप्ट तो पूरे पढ़ाए हैं, कंसेप्ट एक मिनट, कम से कंसेप्ट पढ़ाए हैं पूरे। ऐसे क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व खुद से करेंगे, जरूर करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स रियली इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में ना बहुत सारे आपको केस लॉज मिलने वाले हैं सर। पूरा घुमा दिया, मैं कहता हूँ इग्नोर कर दो। आपको लॉजिक समझ में आया ना, मैं क्या करना है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन को जैसे आप सॉल्व करोगे ना वैसे ही आप एग्जाम में भी करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आंसर रियली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन आंसर्स बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन चैप्टर के। सर उस अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग को छोड़ के आपको पेनल्टीज याद हो गई। अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपसे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार आ जान दो मेरे को। 346 में यानी 350 में आ जाऊंगी, है ना? ओके, इस क्वेश्चन में आओ। XYZ firm is liable to pay tax 30% से, असेसमेंट या 24-25। सर रिटर्न फाइल किया 50 लाख में, प्रोसेस हुआ 60 लाख में सर, असेसमेंट हुआ फर्स्ट टाइम में 75 लाख रुपीज में, और रीअसेसमेंट हुआ 95 लाख रुपीज में। सर सिंपल की बात कर रहा हूँ सर, इन दोनों में अंडर रिपोर्टिंग कितनी हुई? 20 लाख की अंडर रिपोर्टिंग हुई। इन दोनों में अंडर रिपोर्टिंग कितनी हुई? 15 लाख रुपए की अंडर रिपोर्टिंग हुई। ठीक है, ये तो अंडर रिपोर्टिंग मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि सर आपने रिटर्न फाइल किया और वो प्रोसेस ही सर 60 पे हुआ है, तो सर वो अंडर रिपोर्टिंग हुई नहीं है। आपने बोला 50, उसने बोला डिसअलाउ होगा, सीधे डिसअलाउ करके आपकी इनकम 60 पे प्रोसेस कर दी, अंडर रिपोर्टिंग होती ही नहीं है। अंडर रिपोर्टिंग सिर्फ ये मानी जाएगी। सरकार बोलती है पहले कैसे निकालोगे आप? 143 के अकॉर्डिंग निकालो 75 लाख, सर माइनस करो 142 1 के अकॉर्डिंग, 143 1 के अकॉर्डिंग 15 लाख की आपकी अंडर रिपोर्टिंग है, ये आप निकालो। प्लस सर टैक्स पेबल कैसे निकालोगे? पहले सर 75 लाख पे 30% निकालो, 75 लाख पे 30% निकालो। फिर सर उसके बाद क्या करता है सर? 60 लाख पे 30% निकालो। इन दोनों का डिफरेंस आपके लिए टैक्स पेबल है, इसकी 50% पेनल्टी लगा देंगे। क्या बात करता है? फिर 95 लाख पे टैक्स निकालो 30%, फिर 75 लाख पे निकालो 30%। सर जो डिफरेंस आ रहा है ना सर, उस टैक्स पे 50% आप लगा दो। आंसर आ गया आपका। तो क्या था इस क्वेश्चन में? क्या था इस क्वेश्चन में सर? कुछ नहीं था, दम, कोई दम नहीं था। लेकिन फॉर्मेट आपको यही फॉलो करना पड़ेगा कि पहले आपको टैक्स निकालना पड़ेगा सर टोटल इनकम पे, जैसे 70-90 लाख की, फिर उसके माइनस करना पड़ेगा, टैक्स माइनस करना पड़ेगा 75 लाख पे। ये तो मैं बताऊं, एक दो तीन लोग हैं ना, दो तीन लोग होंगे यहाँ पे जो अपना दिमाग लगाएंगे। उस दिमाग को ना मैं कंट्रोल करवाना चाहता हूँ। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। फॉर्मेट आपको समझ में आ गया? अंडर रिपोर्टिंग 15 लाख, अंडर रिपोर्टिंग 20 लाख। उसके अलावा सर 95 पे टैक्स निकालोगे, टैक्स ऑन 95, और टैक्स ऑन से माइनस टैक्स ऑन 75, ऐसा करने वाले हो आप। नॉर्मली सब लोग ऐसा करने वाले हो, लेकिन कोई एक दो प्रेत आत्मा होंगी जिनके अंदर ना सर ये चुल जागेगी कि इस 95 लाख 95 लाख में से सर 75 लाख माइनस कर देता हूँ, 20 लाख आता है ना, इस 20 लाख पे 30% लगा दूं। भाई साहब गलती से भी ये मत करना। आईसीआई जीरो देगा, फिर आप बोलोगे कि आईसीआई नंबर नहीं देता। क्वेश्चन इजी लग रहा है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है।
कोई भी दम नहीं है, एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई दम नहीं है दीक्षित, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। ये गलती बस मत करना। आप सोचो कि 30% टैक्स लग रहा है, तो जितना भी डिफरेंस है उस पे 30% लगा दूं, कहता है सरकार नहीं, सरकार क्यूमुलेटिव मेथड लगाती है। पहले 95 पे टैक्स निकालोगे 30%, फिर 75 पे 30% निकालोगे, दोनों का डिफरेंस ही निकालोगे। आप सोचो कि 95 माइनस 75 पे 30% निकाल दो, सरकार आईसीआई जीरो देगा। ठीक है, ध्यान देना जीरो देगा आईसीआई। फिर ये मत बोलना कि सर आंसर मैंने सही किया हुआ है, मेरा आंसर मैच हुआ, आईसीआई ने क्यों नंबर नहीं दिए। आईसीआई का फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। इतने इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के बाद एक बार थोड़ी सी छोटी चीजें रह गई हमारी, उसको देखना है। सर प्रोसिक्यूशंस क्या है? प्रोसिक्यूशंस याद कर सको कर लो, नहीं करो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। कहते 275 बी सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपके सर अगर आपने एओ को सपोर्ट नहीं किया सर्च के टाइम पे 2 साल की जेल प्लस फाइन लगाई जाएगी। सर 276 बी में क्या कहते हैं, अगर आपने टीडीएस गवर्नमेंट के डिपॉजिट नहीं किया तो 3 साल 3 महीने से लेकर 7 साल तक की आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, मुकदमा लगाया जाएगा, जेल हो जाएगी। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपने सर रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर दे दिया, या फिर अगर एसएससी ने खुद से टैक्स भर दिया बिफोर सो मोटो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अगर सो मोटो पेमेंट कर दिया, क्या टैक्स लगेगा क्या? सर नहीं लगने वाला। सर अगर आपने विलफुल अटेम्प्ट किया टैक्स इवेड करने के लिए सर, और टैक्स इवेजन सर 25 लाख से ज्यादा का, तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल। और अगर टैक्स इवेडेड 25 लाख से कम का, तो 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल प्लस फाइन लगने वाली है। तो अगर आपने आरओआई नहीं फर्निश किया जानबूझ के ड्यू डेट तक, टैक्स अगर 25 लाख से ज्यादा का, 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल, अदरवाइज 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल प्लस फाइन। 271 276 जी में क्या कहता है, अगर आपने सर किसने क्या कौन सा सर ये कौन सा होता है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट का रिप्लाई नहीं किया, या 142 2A का 142 2A कौन सा होता था सर स्पेशल ऑडिट, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो 1 साल प्लस फाइन लगा दिया जाएगा। दिस वाज ऑल योर प्रोसिक्यूशंस, याद कर सको तो सर ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। 6 महीने से लेके 6 महीने से लेके 2 साल, 6 महीने से लेके 7 साल, प्लस अगर आपने सुओ मोटो पे कर दिया तो आपको कोई पेनल्टी लगने वाली, प्लस अगर आपने रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर दे दिया तो भी कोई पेनल्टी लगने वाली। इसके साथ में आपका पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वाला चैप्टर भी खत्म हो गया।